यू नो वॉट कि मैंने क्लास 12th कंप्लीट कर ली एंड कॉलेज के भी 2 साल कंप्लीट कर लिए। दिस इज़ माई फाइनल ईयर एंड ऑलमोस्ट 4 से 5 साल स्टडी करते हुए कंप्लीट किए मैंने कॉमर्स की फील्ड में। बट जो मैंने 2-3 महीने पहले अभी सीरियस स्टडी स्टार्ट की है, उसमें जितना सीखा है मैंने, उतना मैंने वो 4-5 साल में नहीं सीखा। सो आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जो काफ़ी बेसिक है एंड आप लोग थोड़ा सा भी डीप थिंकिंग करोगे तो खुद ही एनालाइज कर लोगे वो चीज़ें। बट जिन काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, तो आज मैं उन्हीं लोगों को बताने वाला हूँ जिन्हें नहीं पता। सो लेट्स गो, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग न्यूट्रल नहीं होती है। वो काफ़ी इंसेंटिव्स बेस्ड अकाउंटिंग होती है। जिसके पास अकाउंटिंग नंबर शो करने का राइट है एंड अजम्पशन सेट करने के राइट्स हैं, वही अकाउंटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है पूरी तरीके से। एंड ये कंट्रोल सिर्फ मैनेजमेंट के पास होता है, वही नंबर्स को शो करता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन देयर इंसेंटिव्स एंड कंपनी की नीड क्या है उस बेस्ड पे। आज हम इन्हीं में बात करने वाले हैं कि इंसेंटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो लेट्स गो, वी विल डिस्कस। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्टेक होल्डर्स कितने होते हैं एंड क्या काम होता है उनका। ओके, तो फर्स्ट स्टेक होल्डर आता है कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास ही कंट्रोल होता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बट ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंसेंटिव्स। जैसे इन्हें नेट प्रॉफिट शो करना होता है बेटर, ताकि इन्हें बोनस मिल सके एंड प्रमोशन मिल सके, इंक्रीमेंट हो सके इनकी सैलरी में, जॉब सिक्योरिटी मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे इनके इंसेंटिव्स होते हैं जिसके बेस्ड पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर सेकंड इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को हम शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स भी बोलते हैं कंपनी के। तो इनका अपना इंसेंटिव होता है, इन्हें कोई मतलब नहीं मैनेजमेंट क्या कर रहा है। इन्हें मतलब है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी, रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। उन्हें सिर्फ रिटर्न चाहिए इन लॉन्ग टर्म में, ताकि उनकी शेयर होल्डर्स वैल्यू इंक्रीज हो सके, वेल्थ इंक्रीज हो उनकी। ओके, अनदर थर्ड पर्सन इज लैंडर्स। जो बैंक एंड इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेन मोटिव होता है, इन्हें नहीं मतलब पी रेशियो से, शेयर होल्डर्स की वेल्थ से और शेयर प्राइस से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो क्या ये असेट बेच के लोन कंप्लीट कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। पहली थिंग ये, पहली चीज़ ये, इन्हें बैलेंस शीट चेक करनी है, असेट्स हैं कि नहीं कंपनी के पास। एंड सेकंड इज कैश फ्लो। क्या कंपनी कोर एक्टिविटी से कैश जनरेट कर पा रही है, वो इंटरेस्ट चुका पाएगी हर साल। इन्हें ये चीज़ देखनी होती है। ओवरऑल इनका काम है कि लोन प्रोवाइड करना और उसकी लोन सेफ्टी देखना कि ये रिपेमेंट कर पाएंगे टाइमली या नहीं। एंड अनदर इज ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि रूल के बेस्ड पे, रूल के अंदर रह के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गई है या यानी रूल ब्रेक तो नहीं हुए। ओवरऑल ये देखना है इन्हें, इनका काम होता है रूल ब्रेक ना हुए हो बस, और कैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया हो, बस रूल ब्रेक ना हो। अब हम डीपली एक एक के बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल फोकस डीपली इन एवरी स्टेक होल्डर्स। तो फर्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बनाता है, रिप्रेजेंट करता है, बट कभी खुद कंज्यूम नहीं करता है। बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट के इंसेंटिव्स डायरेक्ट नंबर से ऐड होते हैं, तो उन्हें पता है एक्चुअल में बिजनेस की रियलिटी क्या है और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कंपनी के इस बार 46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बट शो करना था 50 करोड़ का, जिससे उन्हें बोनस मिल सके। तो कहीं से आगे पीछे करके वो प्रॉफिट को 50 करोड़ कर देते हैं एंड उन्हें बोनस मिल जाता है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है एंड अनदर अनदर थिंग्स जो उनके बेस्ट इंसेंटिव बेस्ड होते हैं, तो वो उन्हें मिलता है। इसी तरह वो बिजनेस को प्रॉफिट पीछे और आगे करके बिजनेस को सस्टेन शो करते हैं, फ्लक्चुएट। जैसे जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक बिजनेस 3 साल में प्रॉफिट जनरेट करता है 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। एंड अगर आप ये देखोगे और आप क्या इन्वेस्ट करोगे इस कंपनी में? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएट कितना हो रहा है, 20 से 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ से 50 करोड़ हो गया। मतलब सस्टेन नहीं कर रही है बिजनेस, रन नहीं कर रहा है स्मूथली। तो इसको स्मूथ शो करने के लिए मैनेजमेंट पहले साल 50 करोड़ का प्रॉफिट शो कर देगा एडजस्ट करके, एंड अनदर ईयर 60-60 ऐसे। तो
तो फिर फ्लक्चुएट नहीं दिख रहा है, अब सस्टेन कर रहा है बिजनेस, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बिजनेस देखने में। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इसको एडजस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को हेल्प हो एंड लेंडर्स को भी हेल्प हो और उनके भी हेल्प हो जाए, वो इंसेंटिव्स दिख जाए उन्हें, उन्हें इंसेंटिव्स मिल जाए। सो ओवरऑल ये स्टोरी होती है मैनेजमेंट की तरफ से। एंड ये इलीगल नहीं है, ये रूल्स के दायरे में रह के भी किया जा सकता। सो अभी हमने मैनेजमेंट के पीओवी से देख लिया कि वो क्यों करते हैं ऐसा। अभी हम देखते हैं इन्वेस्टर के पीओवी से। मेनली इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में बिजनेस कैसा रन कर रहा है, उन्हें रियलिटी जाननी होती है और मैनेजमेंट को ऐसे शो करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि उनके भी इंसेंटिव्स वर्क करें एंड इन्वेस्टर्स को भी दिक्कत ना हो, वो भी अच्छे नंबर्स देखें एंड लैंडर्स को भी कोई दिक्कत ना हो। इन्हें सबको दिखाना है एंड खुद के इंसेंटिव्स भी दिखाने हैं। इसीलिए मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा होता है एंड इन्वेस्टर को रियलिटी जाननी होती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम, जिसमें मैनेजमेंट और इन्वेस्टर की थिंकिंग और इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहे होते हैं, तो इसी को हम एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं इन फाइनेंस टर्म। सो नाउ वी विल फोकस अनदर थर्ड पीओबी विच इज लैंडर्स पीओबी। सो लैंडर एक तरह से बैंक होती है, वो लोन प्रोवाइड करती है। सो इनका मेनली काम होता है कि लोन देना और उसे टाइमली मांगना। सो इन्हें असेट्स देखने होते हैं एंड कैश फ्लो देखनी होती है बिकॉज ऑफ असेट की लोन रिपेमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आफ्टर दैट, एंड टाइमली वो रिपेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लोन की सिक्योरिटी चाहिए होती है उन्हें कि मतलब सिक्योर रहे, लोन हमें मिल जाएगा तभी हम देंगे लोन, नहीं तो नहीं देंगे। दैट्स इट। इसीलिए लैंड कंजर्वेटिव अकाउंटिंग को प्रेफर करते हैं। उनके लिए ओवर स्टेटेड प्रॉफिट एक रेड फ्लैग होता है, रिस्क होता है। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट कंजर्वेटिव अकाउंटिंग तो मैं आपको बेसिक बताऊं तो कंजर्वेटिव अकाउंटिंग मेनली एक प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि ऐसे होता है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी इन फ्यूचर लॉस करने वाली है या कुछ लॉस हो सकता है तो उसको अभी बुक कर लो लॉस को, एंड आपको लगता है कोई फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है, सो उस प्रॉफिट को तभी रिकॉग्नाइज करना जब तक कि वो हो ना जाए, वो इवेंट हो ना जाए। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। प्रॉफिट अगर होने वाला है तो उसको तभी रिकॉर्ड करना है जब वो हो जाए, एंड लॉस बुक करना तभी है जब लॉस अगर आपको लगता है तो पहले से बुक कर लो लॉस। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। ओके, सो होपफुली आपको लैंडर्स के पीओवी से भी समझ आ गया होगा, जो कि एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो सभी लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन सबका पीओवी अलग है। मैनेजमेंट अलग तरीके से देख रहा होता है एंड लैंडर्स अलग तरीके से देख रहा होता है एंड इन्वेस्टर का अपना अलग इंसेंटिव्स होता है, तो ये सारे इंसेंटिव्स डिफरेंट होते हैं। सो लेट्स गो अनदर थिंग। सो नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंट्रोल करती है एंड आगे पीछे प्रॉफिट्स शो करती है अच्छे, तो ये इलीगल होता होगा, रूल्स ब्रेक होते होंगे। सो एक्चुअली मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है, ये सब रूल्स के अंदर ही रह के किया जाता है एंड ये कैसे किया जाता है उस पर बात करते हैं। ओके, सो नेट प्रॉफिट को आगे और पीछे कैसे करते हैं इस पर मेनली आपको सिंपली मैं बताऊं तो जहाँ जहाँ अजम्पशन यूज़ हो सकते हैं, एस्टिमेशन, वहाँ से हम प्रॉफिट को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविज़न। लेट सपोज कि एक मशीनरी आपने खरीदी 100 करोड़ की। अब आपने एज्यूम किया कि वो मशीनरी 10 साल चलेगी, तो अब वो 10 साल चलेगी तो उसका डेप्रिसिएशन 10 करोड़ से रिड्यूस होगा एवरी ईयर। एंड इफ़ यू सपोज कि वो मशीनरी 20 साल चलेगी तो अब वही मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन 5 करोड़ से रिड्यूस होगी, तो आपका नेट प्रॉफिट में 5 करोड़ का फ्लक्चुएशन देखने को मिल गया इसकी एजम्पशन से। एंड अनदर थिंग इज प्रोविजन, बैड डेट्स। मान लो कि कंपनी को लगता है कि इस साल 100 करोड़ का लॉस हो सकता है, तो उन्होंने अर्ली पहले से ही बुक कर लिया बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग रूल्स के बेस पे। सो लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस हमें सिर्फ 20 करोड़ का हुआ है, तो 80 करोड़ का प्रोविजंस अभी भी पड़ा है हमारे अकाउंट में। सो अब इसको अगली साल हम 40 करोड़ का निकाल देंगे और एज्यूम करेंगे 40 करोड़ अभी भी लॉस हो सकता है, तो प्रॉफिट 40 करोड़ से और इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रॉफिट को इन फ्यूचर इंक्रीज कर सकते हैं और अभी डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे हम आगे पीछे प्रॉफिट को आगे और ऊपर और नीचे किया जा सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में। सो ये कोई ब्रेकिंग रूल नहीं होता है, जहाँ पे अजम्पशन होता है वहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं प्रॉफिट को विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स। सो ये रूल्स के अंदर ही रह के किया जाता है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ लीगल है, बट इन्वेस्टर के पीओवी से देखा जाए तो ये रेड फ्लैग है बिकॉज ऑफ कंपनी की रियलिटी छुपाई जा रही है एंड
उन्हें खुश करने के लिए कुछ और बेटर नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो जो कि इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग होता है। ओके, सो नाउ विल फोकस हु इज़ ऑडिटर एंड ऑडिटर का क्या काम होता है। पहले मुझे लगता था कि ऑडिटर्स का काम होता है फ्रॉड चेक करना, बट एक्चुअल में जब मैंने स्टडी किया तो तब पता चला कि ऑडिटर्स का काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि वो रूल्स के अंदर रह के सारी चीज़ें की गई हैं या नहीं। अगर रूल ब्रेक हुए हैं तो दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ चेक करता है कि रूल के बेस अंदर रह के अकाउंटिंग हुई है या नहीं, दैट्स इट। ऑडिटर्स का इतना काम होता है। सो ओवरऑल एवरीथिंग आपको समझ आ गया होगा स्टेक होल्डर्स के बारे में, एंड चारों स्टेक होल्डर्स के क्या काम है, सबके क्या इंसेंटिव्स हैं अपने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी एंड होपफुली समझ आई होगी एंड इजी था बहुत। सो ओवरऑल कंक्लूजन दूं मैं आपको, तो अकाउंटिंग शो करती है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स एंड मैनेजमेंट इज द कंट्रोलर who control the whole story of the financial statements, and investor is a detective who verify every little things from cash flow and ask valid and better question to verify everything, and lenders को कोई मतलब नहीं होता ईपीएस वगैरह से, उन्हें अपना पैसा टाइमली चाहिए होता है, रीपेमेंट चाहिए होती है, जिससे वो बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखते हैं। एंड ऑडिटर्स का मेनली काम होता है कि रूल्स के अंदर रह के अकाउंटिंग की गई है नहीं, दैट्स इट। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी एंड एनी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो जस्ट कमेंट डाउन, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक एंड कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा विच इज़ एक्रूअल वर्सेस कैश अकाउंटिंग। सो